Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव and we are going to study। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का टर्म 2 का जो सिलेबस है ज्योग्राफी से शुरू करने जा रहे हैं। टर्म 2 ज्योग्राफी, अब वो चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ोगे और सही तरीके से लेके चलोगे तो मैं पूरा टर्म 2 का सिलेबस में जो भी सोशल साइंस का है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा सही तरीके से पूरे नोट्स के साथ। मैं जितना भी नोट्स अगर आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर उतना आप लोग पढ़ लोगे फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझने से पहले दो चीज़ समझना जरूरी है, या मैं बोलूँ तीन चीज़ समझना जरूरी है। 3 सेक्टर्स होता है हमारे इकोनॉमी का। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर्स और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर्स, है कि नहीं? तो प्राइमरी सेक्टर्स कहाँ क्या होता है भाई? प्राइमरी सेक्टर्स होता है जिस जगह पर रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ रॉ मटेरियल बनता है। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ रॉ मटेरियल क्या होता है, एक आउटपुट में कन्वर्ट होता है, एक आउटपुट में कन्वर्ट होता है कि प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट तैयार होता है। और तीसरा क्या है? टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? टर्सरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू और मार्केट में बेचा जाता है या खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। तो अगर इसका डेफिनेशन बात किया जाए कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, है कि नहीं? मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के बाद कोई भी सामान रॉ मटेरियल से अगर बनता है, मान लो कि अगर आलू है, आलू से अगर आलू का चिप्स बनता है, ठीक है, पोटैटो है, अब पोटैटो से अगर चिप्स बनता है, अगर उसका पोटैटो चिप्स से लेज वगैरह बनता है, तो वो हमारा क्या हो गया? लेज जो बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ये होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल से कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा हो। तो ये रॉ मटेरियल है आलू, ठीक है, और इससे चिप्स बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू अ सेकेंडरी सेक्टर। मैंने जैसे बताया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या सेकेंडरी सेक्टर्स में, और विच प्राइमरली रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश्ड गुड। कि प्राइमरी मटेरियल जो भी होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है, उससे कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अगर बोला जाए कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, तो कोई भी कंट्री कितना डेवलप है, कोई भी कंट्री कितना डेवलप है, उसमें मेन जो फैक्टर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? इस पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक स्ट्रेंथ शामिल होता है, या बोला जाए कि एक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से बताता है कि आपका कंट्री कितना डेवलप है, कितना डेवलप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर्स, है कि नहीं? अब इंपॉर्टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, कि वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना वो फायदेमंद होता है। तो सेम उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली बात क्या है कि ये मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, है कि नहीं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अगर ट्रैक्टर वगैरह ना रहे तो कहीं ना कहीं क्या मॉडर्नाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम्स, कि हम लोग जो 75 to 80% के बीच में 1947 में हम लोग जो डिपेंडेंस थे, इतने लोग 47 में, 1947 के आसपास की बात है, कि 75 to 80% जो लोग थे उनका जो इनकम आता था वो कहाँ से आता था? वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। तो उसका जो डिपेंडेंस है वो कम हुआ और वो शिफ्ट कहाँ हो गया? सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। तो एंड जो भी नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स है वो भी बढ़ेगा धीरे धीरे, और बढ़ भी रहा है। सेकेंड क्या है? इंडस्ट्री हेल्प्स इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग मोर इनकम्स। इंडस्ट्री क्या करता है? लेबर को जॉब देता है, लेबर्स वगैरह को जॉब देता है, साथ ही साथ जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके थ्रू और इनकम जनरेशन होता है और हमारे कंट्री के लिए डेवलपमेंट शामिल होता है। थर्ड क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, है कि नहीं? गुड्स को वन कंट्री से दूसरे कंट्री हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? कि डॉलर आता है, और जितना डॉलर हमारे कंट्री में आएगा फॉरेक्स रिजर्व उतना हमारा कहीं ना कहीं
मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है इंडस्ट्री सेक्टर्स। थर्ड वन, फोर्थ वन क्या है? इंडस्ट्री डेवलपमेंट ब्रिंग्स अ प्रोस्पेरिटी टू द कंट्री की, वो कहीं ना कहीं खुशहाली लाता है। एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के थ्रू आप नया नया प्रोडक्ट देखते हो। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंसी हैं तो वो अलोन नहीं इनफ है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होनी जरूरी है। अब डिपेंडेंसी इन द सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अगर डिपेंडेंसी होगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। फिर उसके बाद क्या? आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट अ पार इन क्वालिटी विथ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, है कि नहीं? अगर हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, अगर वो उस क्वालिटी का नहीं है जो हमारे मतलब इंटरनेशनल मार्केट के क्वालिटी को मीट कर सके, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। और इसी वजह से इंडिया को क्या, मच मोर फोकस ऑन क्वालिटी देन अ क्वांटिटी, कि हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसको अगर क्वालिटी पर फोकस करेंगे, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट पर छा जाएगा। और इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ मैंने बताया कि फॉरेक्स रिजर्व आएगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, और उससे डॉलर आएगा और हमारा जीडीपी और बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने का मतलब साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओनली देन वी विल एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि जब हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा तभी हम जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो छा पाएंगे। ठीक है, आई होप सो इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग और इंपॉर्टेंस दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर्स, है कि नहीं? क्या कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर किस तरीके से, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब क्या, प्राइमरी सेक्टर किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर पर इंटरडिपेंडेंस है। मतलब प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर एक दूसरे से कैसे लिंक करता है, ठीक है, कैसे इंटरडिपेंडेंट रहता है। एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव बीन बूस्टेड एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, क्या बढ़ाएं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। मतलब पहले जो हम लोग, मान लो कि ये पर्टिकुलर लैंड था 1 हेक्टेयर का, ठीक है, 1 हेक्टेयर का लैंड था। अब ये 1 हेक्टेयर में मान लो कि अगर 50 क्विंटल्स ऑफ राइस हो रहा था 2019 में, ठीक है, तो इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि फिर 60 क्विंटल हो गया सेम अमाउंट ऑफ, या सेम प्लॉट ऑफ लैंड में, सेम एक ही हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन, वो 60 क्विंटल ऑफ राइस हो गया, और वो 2020 में। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हमारा प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ गया? 10 क्विंटल का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया ना, 10 क्विंटल का हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन हमारा प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा? मतलब एक ही लैंड पर पहले कितना होता था, पहले 85 क्विंटल गेहूं हम लोग प्रोड्यूस कर पाते थे या राइस प्रोड्यूस कर पाते थे, लेकिन बाद में 2020 में हम लोगों ने क्या करा, इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया बाय इंडल्जिंग अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, बाय प्रॉपर सीड्स या फर्टिलाइजर्स, ये सब करके। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एग्रो इंडस्ट्री जो है वो हमारी एग्रीकल्चर को बूस्ट कर रहा है और प्रोडक्टिविटी को रेज कर रहा है। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल, अभी मैंने बताया शुरू में एग्जाम्पल के तौर में क्या कि जो प्राइमरी रॉ मटेरियल जो आलू रहता है वो क्या है, कहीं ना कहीं देता है प्राइमरी जो भी इन सेकेंडरी सेक्टर्स, कि जो भी प्राइमरी गुड्स है वो सेकेंडरी सेक्टर्स में जाता ही है। इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी जो सेक्टर्स है वो डिपेंड किस पर रहता है, प्राइमरी सेक्टर्स पर। मतलब जो इंडस्ट्री प्रोवाइड्स, अगर बोला जाए तो मेनी एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक इरिगेशन देता है, पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स बनाता है, पीवीसी पाइप्स बनाता है, मशीन्स एंड टूल्स बनाता है टू द फार्मर्स, मतलब फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है साथ ही साथ, है कि नहीं? तो डेवलपमेंट ऑफ a different modes of transport by a industrial sector has not only helped in a farmer to obtain agriculture input but also helped them to trade their products, है कि नहीं? कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया सेकेंडरी सेक्टर्स का, वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर्स का भी इंटेलिजेंस बढ़ता चला गया और वो हमारे देश के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो साथ ही साथ ये बोला जाए कि जो बिना प्राइमरी सेक्टर के सेकेंडरी सेक्टर नहीं चल सकता है, बिना सेकेंडरी सेक्टर के प्राइमरी सेक्टर नहीं चल सकता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप सो ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, एग्रीकल्चर कैसे इंटरडिपेंडेंट रहता है इंडस्ट्री पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, कि नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है इंडस्ट्री सेक्टर्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं अगर 2 डिकेड के बारे में बात किया जाए, 2 डिकेड मतलब एक डिकेड होता है 10 ईयर्स, तो 2 डिकेड मतलब क्या, 20 सालों में अगर देखा जाए तो हमारा जो इकोनॉमी है वो 17% पर अटक चुका है
या इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो भी एक योगदान है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। तो विच इंक्लूड्स, अगर बोला जाए कि उसमें से 10% जो है वो सिर्फ माइनिंग से आ रहा है, क्वेरिंग से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से। इतना पैसा हम लोग सिर्फ 10% जो है वो यहाँ से कर रहे हैं, बाकी जो 7% है वो हम दूसरे सेक्टर से सिक्योर कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है, और एक बहुत अच्छी भी बात है अगर बोला जाए तो, क्योंकि 10% है तो 10% माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी तो दे ही रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा और फोकस बढ़ाएं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, तो हम लोग उसको रेज कर सकते हैं अपने इनकम को, ताकि और हमारे जीडीपी में वो मदद दे सके। ठीक है। सेकंड क्या है, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट 2 डिकेड इज अराउंड 7% पर एनम, कि 7% पर एनम हमारा जो ग्रोथ हो रहा है जीडीपी में वो हो रहा है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, और वो हर साल कितना 7% ग्रोथ कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब अगर 2030 तक बात किया जाए कि 2030 तक हम लोग कितना 12% पर एनम तक पहुंच जाएंगे। मतलब क्या कि हम लोग 12% हर साल हम लोग इंक्रीज करेंगे अपने इनकम को इन अ सेकेंडरी सेक्टर। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम, कि 2003 से बात किया जाए, अगर 2003 से लिया जाए तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 9 to 10% ग्रोथ कर रहा है। इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, की बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोग ये सोच रहे हैं क्या कि जो नेक्स्ट डिकेड तक है वो हम लोग 12% पर एनम जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो हम लोग अचीव कर लेंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव, और ये एनएमसीसी एक काउंसिल है उसको सेटअप किया गया है कि आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोग और सेकेंडरी सेक्टर को आगे लेके चला जा सकता है, और हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो सेकेंडरी सेक्टर का है उसे और कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। आई होप सो ये भी टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या सब कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। अब देखो इंडस्ट्री का लोकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट करवाना है या कहाँ पर किस जगह पर हमें इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को सेटअप करना है वो बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर की जरूरत है, तो कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होगी एक अच्छा फैक्ट्री या इंडस्ट्री को लगाने के लिए। तो पहला क्या कि रॉ मटेरियल हमें देखना होगा कि चीप एंड एबिडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, अगर मान लो कि चिप्स का फैक्ट्री तुमने बनानी है, ठीक है, तो जो आलू होगा, पोटैटो होगा, वो तुम्हें कहाँ से चीप और अच्छा मिल रहा है वो जरूरी है ना। तो सबसे पहले क्या देखोगे कि रॉ मटेरियल कैसा है। फिर सेकंड क्या, लेबर, कि जो लेबर हो वो चीप लेबर हो और नेसेसरी फॉर अ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपका लेबर अगर लो कॉस्ट का होगा या चीप लेबर होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो आपको बनाने में जो खर्च पड़ेगा वो लो पड़ेगा, और वो आप फिर मार्केट में लो प्राइस पर बेच सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको महंगा बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप महंगा ही बना रहे हो तो महंगा ही बेचोगे। तो थर्ड वन क्या है, पावर। पावर मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहाँ से अच्छे तरीके से मिलेगा, चीप एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ पावर इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, कि प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और पावर हमें मिले ताकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कभी रुके ना और वो चलता ही रहे, और हम लोग और अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री में जो भी मशीनरी वगैरह वो चलता ही रहे। फोर्थ वन क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या कि जो पैसा, पूंजी, वो बहुत जरूरी है। अगर पूंजी नहीं रहेगा तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीनरी कैसे खरीदोगे, आप उसको स्टोर कैसे करोगे, आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कैसे दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये सब सारा चीज जो इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर करना हो वो कैसे करोगे। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, की गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी बना रही है और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को थोड़ा सा क्या हो रहा है कि टैक्स बढ़ा दे रही है हो सके, तो फिर कहीं ना कहीं ये सब जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये हो भी रहा है अभी आज के ज़माने में। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग फैसिलिटी, वहाँ से लोन मिलेगा, इंश्योरेंस करा के रखो, इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो ये सब सारा क्या करता है कि एक फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री को। ये सब सारा फैक्टर, अगर किसी के पास इंटेलिजेंस है तो आप अच्छे से अपनी फैक्ट्री को खोल सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके चल सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक छोटा सा
लाइन है क्या है, मेनी इंडस्ट्री टेंड्स टू कम टुगेदर टू मेक अ यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। कि बहुत सारे अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज में एम्यूनिटीज वगैरह बहुत अच्छे तरीके से सब मिल जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, लेबर चिप मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गाँव से ट्रैवल करके आते हैं। कैपिटल भी सही तरीके से मिल जाता है बैंक के थ्रू। तो कहीं ना कहीं अर्बन फैसिलिटी को अच्छे तरीके से एडवांटेज के तरीके से यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं काम करने वाले, जो भी ओनर हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एडवांटेज, जो फ़ायदा ले रहे हैं अर्बन सेंटर्स का, उनको बोलेंगे एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। कि क्या कि जो पहले से सिचुएटेड है अर्बन एरियाज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उनका फ़ायदा लिया जा रहा है, उनसे मतलब काम लिया जा रहा है और अच्छे तरीके से काम लिया जा रहा है। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस। कि जो भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, जैसे कंपनी रिलायंस है। अब रिलायंस अभी क्या है, रिलायंस स्मार्ट में भी घुस गया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिलायंस स्मार्ट में जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री से बन रहा होगा। तो वो क्या कर रहा है कि अर्बन के छोटे छोटे जो भी फैक्ट्रीज है, उनसे वो क्या कर रहा है कि एक समझौता कर ले रहा है और उससे वो अपने प्रोडक्ट को बनवा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये एग्लोमेरेशन कि सब छोटे छोटे इंडस्ट्री को बड़ा जो एक फर्म है, वो सबको साथ में लेकर अपने प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा रहा है और कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आई होप सो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in a place from a point of view of overseas states such as Mumbai, कोलकाता, चेन्नई। देखो पहले ना कोई भी इंडस्ट्री वगैरह लगाता था ना, तो वो पहले देखता था भाई पानी वानी कहाँ से आएगा, अच्छे से बताओ। तो कहीं ना कहीं वो सी के किनारे, समंदर के किनारे ही वो अपने इंडस्ट्री को सेटअप करता था, है कि नहीं। तो इंडस्ट्री के किनारे सेटअप करता था, और इंडस्ट्री सेटअप करता था समंदर के किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसका ट्रेडिंग भी अच्छा से हो जाता था। क्योंकि ट्रेड कहाँ से होता था, पहले पहले शिप से होता था। पहले कोई वैसा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं था, पोर्ट नहीं था, अच्छे से डेवलप नहीं था। लेकिन आज वो सब बोलने की बात रह गई। अब सारा चीज़ फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है हमारे इकोनॉमी सेक्टर्स पर। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट का लिंकेज कैसे है। अगर बोला जाए मार्केट से इंडस्ट्री का लिंकेज, ठीक है। तो पहला क्या है कि मार्केट का लिंकेज कैसे है भाई, इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे रॉ मटेरियल के थ्रू, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये चारों के थ्रू ये प्रोडक्शन करेगा रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के बाद कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और वो फैक्ट्री में जाएगा फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए, है कि नहीं। अब जब फिनिश प्रोडक्ट वो बनने के लिए जाएगा, तो फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट होकर प्रोडक्ट के रूप में आएगा, प्रोडक्ट बन गया। जैसे यहाँ से आलू बना, ठीक है, पोटैटो बना। अब पोटैटो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर फैक्ट्री में आ गया, यहाँ से ये चिप्स बन गया। अब ये चिप्स, ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट बनकर मार्केट में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट होके, फिर ये प्रोडक्ट क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट होकर मार्केट में चला गया और चिप्स बिक गया यहाँ पर। अब मान लो यहाँ से चिप्स बिक गया 10 रुपीज़ का, तो ये 10 रुपीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ जा रहा है, मार्केट से होकर पैसा कहाँ जा रहा है, वो इंडस्ट्री के पास चला जा रहा है कि नहीं, कि जहाँ से प्रोडक्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से फ्लो ऑफ, यहाँ से पैसा यहाँ से पैसा कंज्यूमर दिया, खरीदा इस प्रोडक्ट को, वो पैसा चला गया, फिर से वो प्रोडक्शन करके फिर से वो इसी प्रोसेस के थ्रू मार्केट में लाएगा, फिर से यहाँ से पैसा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक लिंकेज है मार्केट का इकोनॉमी के साथ, या मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के साथ। तो मार्केट और जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से लिंकेज करता है, ये हम लोग समझ गए, है कि नहीं। कि इंडस्ट्री सारा चीज़ बना रहा है, इंडस्ट्री सारा चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और वो फिर मार्केट में दे रहा है, फिर मार्केट से पैसा लेके इंडस्ट्री के पास जा रहा है, फिर ये फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग। सर्कुलर फ्लो होता है जो भी मनी का कोई भी इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में। आई होप सो ये भी आप लोगों का क्लियर होगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि आइडियल लोकेशन क्या होगा। आइडियल लोकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो वो पहले क्या देखेगा। जैसे तुम ओनर हो मान लो, तो तुम इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हो, तो तुम्हारे लिए आइडियल लोकेशन क्या होगा। पहला क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट अ साइट, कि क्या हमारा खर्च क्या पड़ रहा है, कॉस्ट क्या पड़ रहा है रॉ मटेरियल लाने का, रॉ मटेरियल जो भी आप ला रहे हो उसका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है। सेकेंड वन क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट अ साइट, की कॉस्ट क्या पड़ रहा है बनाने का। फिर डिसीजन ऑफ लोकेट, कि वो कहाँ पर इंडस्ट्री को सेटअप करें ताकि हमारा सारा चीज़ सस्ता पड़े। फिर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे, मार्केट प्लेस कहाँ पर है, कितना मार्केट प्लेस है, कितना एरिया को कवर करना है। तो ये सब चारों फैक्टर्स देखते हैं
जिसके थ्रू एक आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का पता लगता है। आई होप सो पार्ट 1 जो इंडस्ट्रीज का है वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, और ये 2 पार्ट में और आएगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो हम लोग इसी तरीके से पूरे ज्योग्राफी, पूरे इकोनॉमिक्स और पूरा पॉलिटिकल साइंस को और हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो भी टर्म 2 के एग्जाम में आने वाला है 10th क्लास के। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।